हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो अब ये सीरीज चल रही है वो चल रही है K3005 का, ठीक है। और हम अब लेकर के आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो ज़्यादा समय है नहीं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है विधि व्यवसाय की प्रकृति एवं महत्व को संक्षेप में समझाइए। डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन, ठीक है, इन शॉर्ट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, विधिक व्यवसाय का महत्व सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायाधीशों को सही निर्णय देने में अधिवक्ता सहायता प्रदान करते हैं। अधिवक्ता वाद से संबंधित विधिक सामग्री एकत्रित करके इकट्ठा करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इस सामग्री के आधार पर न्यायाधीश निर्णय देते हैं। अधिवक्ताओं के अभाव में न्यायाधीश के लिए सही निर्णय देना एक अलौकिक सुपर ह्यूमन कार्य होगा। इट मीन्स कि बार और बेंच जो होती है वही हमारा निर्णय करती है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश जो है वो निर्णय देते हैं, ठीक है, जो भी फैसला देते हैं वो किस बेस पर देते हैं आप सभी को पता होगा, वो सबूतों के बेस पर देते हैं। और सबूत कौन इकट्ठे करके देता है? वकील। किसी भी केस की जानकारी है वो कौन उन्हें देता है? वकील। किसी भी केस के बारे में, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब उनको बताता है न्यायाधीश। न्यायाधीश का काम होता है उन सबको जांचे, परखे और उसके ऊपर बाद में वो क्या करे, निर्णय दे। एक यहाँ पर एक बात ये कही गई है, अगर न्यायाधीश ही अगर निर्णय दे और आज उसमें एडवोकेट ना हो, वकील की कोई भूमिका ना हो, तो उसके लिए निर्णय देना एक सुपर ह्यूमन की तरह हो जाएगा, कि वो सुपर ह्यूमन ही होगा कि वो बिना वकील के निर्णय दे सकता है, किसी भी समस्या को सुलझा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति श्री P.N. सुप्रू ने के अनुसार अधिवक्ता के अस्तित्व का उचित आधार यह है कि किसी भी विवाद का प्रत्येक पक्षकार इस स्थिति में होना चाहिए कि वह निष्पक्ष अधिकरण के समक्ष अपने पक्ष को सर्वोत्तम ढंग से और सबसे अधिक प्रभावी ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। इट मीन्स कि जो वकील है, ठीक है, उसका कार्य यह होता है कि किसी भी विवाद के ऊपर सबसे तो पहले वो निष्पक्ष उसको सुने, उस और निष्पक्ष स्थिति में जाकर के, ठीक है, उस पे वो अपने केस को इस तरह से समक्ष पेश करे, न्यायाधीश के सामने इस तरह से पेश करे कि वो पूर्ण प्रभावी ढंग से हो, ठीक है, और उसी के पक्ष में वो फैसला हो, ठीक है। जरूरी यह भी है कि जो वकील जिस केस को हैंडल कर रहा है उस केस में सच्चाई होनी चाहिए, वो बनावटी ना होना चाहिए, वो झूठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है, वास्तव में विधि बहुत ही जटिल होती है, मतलब कि विधि जो है वो बहुत जटिल है, कठिन है। अधिनियमों एवं विधिनियमों की भाषा प्राय बहुत जटिल होती है, जिसे समझना दुष्कर कार्य है। बिल्कुल सही है। आम लोगों के लिए तो अधिनियम और विनियमों की जो भाषा है उसको समझना, या फिर इस कानून की जो स्टडी उसको समझना बहुत ही कठिन है। देश के नागरिकों को अधिनियमों एवं विनियमों के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए अधिवक्ता की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, कैसे न्याय मिलेगा, तो जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वही उनके पास जाते हैं, वही हमारी मदद करते हैं। माधव सिंह के बाद में न्यायालय ने मत प्रकट किया कि अधिवक्ता का कर्तव्य यह भी है कि वह उन व्यक्तियों को सलाह दे जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है, और इसके लिए वे फीस या मेहनताना के हकदार होते हैं। इस बात में न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि अधिवक्ता का कार्य न्याय प्रशासन में सहायता प्रदान करने के साथ ही व्यावसायिक सलाह, प्रोफेशनल एडवाइस देना भी है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता का कार्य केवल कोर्ट में खड़े होकर के हियरिंग करना या समक्ष कोर्ट में आकर के, ठीक है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अपने वाद को नहीं है। उनका कार्य यह भी है कि आम लोग जो हैं उनको भी वो सलाह दे, मशवरा दे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो फीस भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है, जहां तक अधिवक्ता के स्वभाव, सद्भाव तथा उचित आचरण का संबंध है, अधिवक्ता को अपने मुवक्किल क्लाइंट के हाथों की कठपुतली नहीं होना चाहिए, जो उनके इशारों पर अथवा आदेश अनुसार अपना आचरण बनाए।
बाद के निष्पक्ष एवं उचित संचालन के लिए, या मैं कहा गया है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वकील केवल जो क्लाइंट है उसी के कहने में चले, भाई अब ये करो, अब ये करो, ये करो, नहीं, उसे खुद की अपनी, ठीक है, जो गरिमा है उसको बनाना चाहिए, अपने कार्य हैं, कर्तव्य उनको निभाना चाहिए। अधिवक्ता न्याय के प्रति जवाबदेह होता है। जो फीस देता है अधिवक्ता, उसका अभिकार्य अभिकर्ता नहीं होता है। न्याय के उचित प्रशासन में न्यायालय की सहायता करना उसका कर्तव्य होता है। अधिवक्ता का कार्य ये नहीं होता कि फीस ले ली और उसी का गुलाम हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अधिवक्ता है उसका कार्य होता है कि न्याय दिलवाने में सहायता प्रदान करना, ठीक है, और प्रशासन जो है, न्याय का प्रशासन है, ठीक है, उसकी सहायता करना, ठीक है, सही गलत का फैसला कराने में मदद करना, ये ओरिजिनल, ठीक है, काम है, ओरिजिनल ड्यूटी है किसकी? अधिवक्ता की, वकील की। अधिवक्ता समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शांति और व्यवस्था समाज के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है। अधिवक्ता जो है समाज में शांति व्यवस्था फैलाने का भी काम करता है। अधिवक्ता विधि के सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने अनुभव के कारण उन्हें विधि के दोषों का ज्ञान होता है और इस कारण विधि के दोषों को दूर करने में उनके सुझावों का विशेष महत्व होता है। देखिए, जब अधिवक्ता विधि के अनुसार अपने वर्क करते हैं, ठीक है, और करते रहते हैं, तो उनमें पता चल जाता है कि इसमें कहाँ पर त्रुटि है और कहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद में उनके सुझाव लेकर के वो जो विधि है उसी के जो नियम है उनको भी ठीक किया जा सकता है, उनके जो त्रुटि है उसको, कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत में विधि व्यवसाय का विकास। भारत में विधि व्यवसाय का विकास कैसे हुआ? देखिए, ब्रिटिश भारत के पूर्व विधि व्यवसाय, ब्रिटिश शासन से पहले कैसा व्यवसाय था उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी लेंगे। यह पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है कि ब्रिटिश भारत के पूर्व विधि व्यवसाय का अस्तित्व था, परंतु यह तो निश्चित है कि यह उस रूप में व्यवस्थित नहीं था जिस रूप में वर्तमान समय में विद्वान है। वास्तव में विधि व्यवसाय जिस रूप में वर्तमान में समय में विद्वान है उसका सृजन और विकास ब्रिटिश भारत से हुआ है। देखिए, कहते हैं कि ब्रिटिश भारत से पहले इस तरह की न्याय कोर्ट नहीं थी जो अभी में है, ठीक है। तो अभी में जो कोर्ट है वो ब्रिटिश भारत, जब ब्रिटिश शासन था भारत में, उसी के दौरान इनको क्रिएट किया गया, बनाया गया। हिंदू काल में न्यायालय राजा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता था। हिंदू काल में जो न्यायालय है वो राजा से अपना अधिकार मांगता था, प्राधिकार करता था, प्राप्त करता था। मतलब कि राजा से पूछता था कि राजा साहब इस तरह की कंडीशन है, अब बताइए मुझे क्या करना है या फिर किस तरह से इसको देखना है, ठीक है। राजा को न्याय का प्रधान स्रोत माना जाता है। देखिए, जब न्याय राजा से पूछकर किया जा रहा है तो न्याय का प्रथम स्रोत क्या हुआ? ठीक है, राजा ही हुआ। राजा का न्यायालय अन्य समस्त नागरिकों न्यायालयों से ऊंचा माना जाता था। वादों को निश्चित करने में राजा अपने सलाहकारों से सलाह लेता था, परंतु उनकी सलाह के अनुसार निर्णय देने के लिए वह बाध्य नहीं था। इस काल में अधिवक्ता की संस्था उस रूप में विद्वान नहीं थी जिस रूप में वर्तमान समय में यह पाई जाती है। वादी को न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था और इसके उपरांत वादी को उसका जवाब देने को कहा जाता था। तत्पश्चात न्यायालय मामले में अन्वेषण करता था और निर्णय देता था। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निर्णय देता था। देखिए, पहले क्या होता था कि जो राजा है उसके समक्ष, मतलब कि राज्य में ही, ठीक है, एक शासन लगता था, मतलब कि एक दरबार लगता था। आपने देखा होगा मूवियों में, उसमें भी एक दरबार लगता था। दरबार में जो वादी है वो जाता था अपनी समस्या को पत्र में लिख करके, ठीक है, पत्र में लिख करके लेके जाता था और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर देता। जब राजा देखता था इसमें उसके खिलाफ किया है, उसको बुलाया जाता तो उससे कहा जाता था ये कारण है भैया तुम्हें यहाँ बुलाने का, ये तुम पर वाद लगाए गए, जल्दी से बताओ। फिर उसके बाद में प्रतिवादी उस पर लिखत में ही अपना क्या देता था, उसका जवाब देता था। उसके बाद दोनों की बात में क्या सच्चाई है, कहानी है, वो राजा ये अपने जो सलाहकार थे उनसे या हेल्प लेकर के उसको करता था और फिर बाद में अपने खुद से निर्णय देता था। राजा निर्णय जो देता था अपना खुद से देता था, उनमें किसी की हेल्प नहीं लेता था, केवल उनसे पूछता था, सलाह लेता था कि कैसे करना चाहिए, लेकिन वो अपना अधिकार देने का, वो उसके पास में अधिकार था न्याय को, मतलब कि न्याय का जो जवाब, मतलब कि फाइनल जो फैसला सुनाने का, ठीक है। देखिए, साक्ष्य, गवाहों,
दस्तावेजों इत्यादि स्रोतों से एकत्रित किए जाते थे। अग्नि परीक्षा या दिव्य परीक्षा को भी सिद्ध करने का तरीका माना जाता था। आरपी कांगले के अनुसार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में विधि व्यवसाय के अस्तित्व में उल्लेख नहीं किया है, इसलिए अधिक संभावना है कि उस समय विधि व्यवसाय का अस्तित्व नहीं था। पहले क्या होता था कि जब दोनों पक्ष में बोलते थे मैं सही हूं, तो उनसे कहा चलो तो अग्नि परीक्षा दो, जो सही है वो अग्नि उसको नहीं जलाएगी, नहीं तो वो मर जाएगा। आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो होली जो मनाते हैं वो अग्नि परीक्षा के ऊपर ही एक निर्णय है, ठीक है दोस्तों। अब है ब्रिटिश भारत में विधि का व्यवसाय। ये तो पहले की बात थी, ब्रिटिश भारत में कैसे था विधि का व्यवसाय। देखिए, जिस रूप में विधि का व्यवसाय आज विद्वान है, उसका सृजन और विकास ब्रिटिश काल में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश काल में ये न्याय, कोर्ट, वकील, इन सभी की जो उपाधियां थी, जो सभी बने तभी बने। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश काल के प्रारंभ में विधि व्यवसाय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण यह व्यवस्थित नहीं था। वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी को विधि व्यवसाय व्यवस्थित करने में कोई रुचि नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्तियों में एक समान न्यायिक प्रणाली नहीं थी। न्यायालय कंपनी द्वारा स्थापित किए गए थे और वे अपने अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के से प्राप्त करते थे और ब्रिटिश सम्राट थे। मतलब कि ब्रिटिश शासन में भी स्टार्टिंग में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो ही निर्धारित करती थी कि क्या निर्णय होना चाहिए, क्या निर्णय नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो खुद से देती थी। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय, ब्रिटिश किंग्स कोर्ट, ठीक है, 21,726 के राजपत्र चार्टर द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक मेयर के न्यायालय की स्थापना की गई। ये न्यायालय शाही न्यायालय, रॉयल कोर्ट थे, अर्थात ये न्यायालय ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय थे, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये न्यायालय अपनी शक्तियां ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त करते थे, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। वास्तव में इस राजपत्र द्वारा भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय की स्थापना हुई। इस राजपत्र का आशय था कि भारत में ऐसे न्यायालय स्थापित किए जाएं जिनका स्तर इंग्लैंड के न्यायालयों के समतुल्य हो, मतलब कि इंग्लैंड के जो न्यायालय उनके ही तरह हो। यह राजपत्र इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम दोनों ही प्रेसिडेंसी नगरों मुंबई, कोलकाता और मद्रास में एक समान न्यायिक पद्धति लागू की गई। ये न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते थे जो सुनिश्चित थी और अंग्रेजी विधि और प्रक्रिया पर आधारित थी, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पर हुआ था, ठीक है, मुंबई और कोलकाता में ये न्यायालय बने थे, जिनका जो न्यायाधीश सर्वोच्च होता वो मेयर होता था, ठीक है दोस्तों। चलिए, अंतिम कड़ी में है, परंतु यह राजपत्र ने विधि व्यवसाय को सुनियोजित करने पर उचित बल नहीं दिया। 1726 के राजपत्र के दोषों को दूर करने हेतु एक नवीन राजपत्र 1753 में जारी किया गया। इसे 1753 का राजपत्र कहते हैं। विधि व्यवसाय को सुनियोजित करने में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 के राजपत्र का योगदान उल्लेखनीय है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ब्रिटिश सम्राट को राजपत्र जारी करके कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई। इस शक्ति के प्रयोग में ब्रिटिश सम्राट ने राजपत्र जारी करके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था, कलकत्ता में। 1801 में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और 1823 में मुंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा विधिक व्यवसाय, ठीक है। आई होप के क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों तुम्हारे कल के एग्जाम के लिए। तो जल्दी से पढ़ लीजिए और कर लीजिए पूरा, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और लीगल हमारा जो चैनल है, ठीक है, लीगल नॉलेज बाय MS, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।